नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की कंपैरिजन सीरीज की एक फ्रेश एपिसोड में। इससे काफी दिनों से हम कंपैरिजन सीरीज पर वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज हमने एक बार फिर से कंपैरिजन सीरीज को शुरू करने का फैसला किया है। जैसे कि कुछ दिन पहले का अपडेट सामने आया था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी चाइना से J-10C को खरीदा जा रहा है और इसे अभी वो इंडियन एयरफोर्स के रफाल को काउंटर करने के लिए खरीद रहे हैं। तो अभी इन दोनों के बीच एक कंपैरिजन वीडियो बनाने के लिए आप लोगों ने काफी सारा रिक्वेस्ट किया था, तो फाइनली आज हम रफाल के साथ चाइना और पाकिस्तान की J-10C को कंपेयर करने वाले हैं। अब कंपैरिजन में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजों पर गौर करना काफी जरूरी है। अब कंपैरिजन बोले तो मैक्सिमम लोग डॉग फाइट को समझते हैं कि अगर इन दोनों में आमने सामने की लड़ाई होता है तो इनमें से कौन जीतेगा। वीवीआर डॉग फाइट में कौन सा फाइटर के पास एडवांटेजेस रहेगा या क्लोज रेंज की डॉग फाइट में किस फाइटर के पास ज्यादा एडवांटेजेस रहेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जब हम दो मल्टी रोल एयरक्राफ्ट को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे तो हमें और भी कई सारे फैक्टर पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि जो मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं इनको एयर टू एयर एंगेजमेंट के अलावा एयर टू ग्राउंड रोल के लिए भी डिप्लॉय किया जाता है और जो भी देश ऐसे फाइटर जेट को इंडक्ट करता है वो इनको इन दोनों मिशन के लिए डिप्लॉय कर सकते हैं। जबकि जो एयर सुपेरियोरिटी फाइटर होते हैं उनका प्राइमरी मिशन एयर सुपेरियोरिटी को मेंटेन करना होता है, तो उनको सिर्फ एयर टू एयर एंगेजमेंट के लिए डिप्लॉय किया जाता है। तो जैसे कि रफाल और J-10 दोनों ही मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, तो हम इन दोनों को अभी हर एक पर्सपेक्टिव से कंपेयर करेंगे, चाहे वो एयर टू एयर मिशन के लिए हो जाए या फिर एयर टू ग्राउंड मिशन के लिए हो जाए। ऐसे में हर सेगमेंट में इन दोनों एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस या कैरेक्टरिस्टिक को बेस करके हम इनको कंपेयर करेंगे। अब कुछ लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि सिर्फ एयरक्राफ्ट से कुछ नहीं होता है, असली दम जो होता है वो पायलट में होता है। अब ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट बेहतर है या पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट बेहतर है या फिर चाइनीज एयरफोर्स के पायलट बेहतर है। तो पायलट्स की स्किल्स को हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल लगते हुए इस कंपैरिजन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन जिस भी फाइटर प्लेन में वो पायलट बैठा हुआ होगा उसके स्पेसिफिकेशन उस पायलट की स्किल को आगे चल के एम्पलीफाई जरूर कर सकता है। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब अगर इनकी जनरल स्पेसिफिकेशन या डायमेंशंस की बात करें तो रफाल का लेंथ लगभग 15.27 मीटर, विंग स्पैन 10.90 मीटर, हाइट 5.34 मीटर है। अब J-10 की बात करें तो J-10 का लेंथ 16.9 मीटर, विंग स्पैन 9.8 मीटर और हाइट 5.7 मीटर है। तो साइज के हिसाब से देखा जाए तो J-10C रफाल के मुकाबले थोड़ा सा लंबा है और विंग स्पैन के हिसाब से थोड़ा सा छोटा है। रफाल की एम्प्टी वेट की बात करें तो ये इसकी वेरिएंट्स के हिसाब से वैरी कर सकता है और ये इसकी वेरिएंट्स को लेके 9,850 केजी से 10,600 केजी तक हो सकता है और इसके अलावा इसकी मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 24,500 केजी है। अब J-10C की बात करें तो इसका एम्प्टी वेट 9,750 केजी है और ये मैक्सिमम 19,280 केजी के आसपास के लोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है। यानी कि इन दोनों की एम्प्टी वेट में इतना ज्यादा फर्क तो नहीं है, पर फिर भी J-10C के मुकाबले रफाल ज्यादा पेलोड के साथ टेक ऑफ कर सकता है और इससे आगे चल के रफाल को ज्यादा वेपन और फ्यूल को कैरी करने में मदद मिलने वाला है। अब अगर फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो रफाल 4,700 केजी तक की इंटरनल फ्यूल को कैरी कर सकता है। इसके अलावा रफाल एडिशनली ड्रॉप टैंक्स की मदद से लगभग 16,550 लीटर की फ्यूल को कैरी कर सकता है। J-10 की बात करें तो J-10 इंटरनली 3,860 केजी तक की फ्यूल को कैरी कर सकता है और अगर ड्रॉप टैंक के साथ बात करें तो ये लगभग 8,950 लीटर तक की फ्यूल को कैरी कर सकता है। अब इसका मतलब ये भी है कि रफाल का इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी भी J-10C से ज्यादा और एक्सटर्नल ड्रॉप टैंक के साथ भी ये लगभग J-10C के मुकाबले 2 गुना ज्यादा फ्यूल को कैरी कर सकता है। अब उस हिसाब से अब सोच रहे होंगे कि रफाल का जो रेंज होगा वो J-10C के मुकाबले आसानी से 2 गुना हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रफाल एक ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है जबकि J-10C एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है। तो उस हिसाब से रफाल को J-10 के मुकाबले ज्यादा फ्यूल की जरूरत भी पड़ने वाली है। तो उस हिसाब से जिस तरीके से रफाल J-10C के मुकाबले 2 गुना ज्यादा फ्यूल को कैरी कर पाएगा, उसी हिसाब से उसको 2 इंजन को भी फीड करने होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे ज्यादा फ्यूल कैरी करने की जो काबिलियत है वो इतना ज्यादा एडवांटेजेस नहीं देने वाला है, लेकिन रेंज के मामले में रफाल के पास थोड़ा बहुत एडवांटेजेस जरूर रहने वाला है। रफाल में 2 स्नेकमा M88 टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो कि 50 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और लगभग आफ्टर बर्नर के साथ ये 75 किलोटन की थ्रस्ट को जनरेट कर सकते हैं और ये फिगर एक ही इंजन का है, तो दोनों इंजन लगभग 100 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और लगभग 150 किलोटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब J-10C की बात करें तो J-10C में अभी WS-10B आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि एक चाइनीज ओरिजिन इंजन है और ये इंजन लगभग 89 किलोटन की ड्राई थ्रस्ट और
लगभग 142 किलोन्यूटन की आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट को प्रोड्यूस कर सकता है। तो उस हिसाब से J10 के मुकाबले राफेल के पास थोड़ा सा थ्रस्ट एडवांटेजेस रहने वाला है, क्योंकि जैसे कि इनका एम्प्टी वेट में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तो 10 किलोन्यूटन की थ्रस्ट में डिफरेंस होने से इनका एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस के ऊपर भी अच्छा खासा असर पड़ सकता है और ये आगे चल के आपको पता लगने वाली है। अब जरा इनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। तो राफेल की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये माक 1.8 तक होने वाली है। इसके अलावा राफेल लो अल्टीट्यूड में भी लगभग माक 1.1 की स्पीड को हासिल कर सकता है और राफेल की सबसे बड़ी एडवांटेजेस ये कि राफेल माक 1.4 की स्पीड में सुपर क्रूज कर सकता है। अब J10 की बात करें तो J10C में भी मैक्सिमम 1.8 की रफ्तार को हासिल किया जा सकता है। अब कुछ लोग विकी देख के आएंगे और इसको माक 2 बोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम चाइना की तरफ से जुहाई एयरशो में डिस्प्ले किए गए J10C की कैटलॉग के बारे में बात कर रहे हैं और यहाँ पर J10C जो है वो सुपर क्रूज नहीं कर सकता और ये J10C के लिए एक बहुत ही बड़ी डिसएडवांटेजेस वाली सिचुएशन होने वाली है। अब रेंज की बात करें तो राफेल का कॉम्बैट रेंज लगभग 1850 किलोमीटर है। इसकी मैक्सिमम फेरी रेंज की बात करें तो ये लगभग 3700 किलोमीटर है। J10C की बात करें तो इसकी कॉम्बैट रेंज लगभग 1240 किलोमीटर है और रीफिलिंग के साथ इसकी रेंज लगभग 2600 किलोमीटर तक इंक्रीज किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि हम अभी राफेल में बिना रिफिलिंग की बात करें इसकी रेंज को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम 1240 को यहाँ पे काउंट करने वाले हैं। इसके अलावा J10C की मैक्सिमम रेंज की बात करें तो ये लगभग 2950 किलोमीटर है। अब यहाँ पर देखें तो रेंज के मामले में राफेल J10C को पीछे छोड़ने वाला है और कहीं ना कहीं राफेल के पास जो ज्यादा फ्यूल को कैरी करने की काबिलियत है वो यहाँ पर राफेल को J10C के मुकाबले बेहतर रेंज को देने में मदद कर रहा है। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करने वाले जो कि हमें आगे चल के इन दोनों की डॉग फाइट को सिमुलेट करने में मदद करने वाले हैं। सबसे पहले राफेल की सर्विस सीलिंग की बात करें तो राफेल का सर्विस सीलिंग 15,835 मीटर है, जबकि J10 की सर्विस सीलिंग की बात करें तो ये लगभग 17,000 मीटर है। यहाँ पर J10 के पास काफी एडवांटेजेस रहेगा जो कि VVR डॉग फाइट में J10 को मदद कर सकते हैं, क्योंकि VVR डॉग फाइट में J10 जो है वो ज्यादा ऊंचाई पर जा सकता है और ज्यादा ऊंचाई से मिसाइल को लॉन्च कर सकता है, जिस वजह से J10 से फायर किए गए मिसाइल ज्यादा दूरी तक ट्रेवल कर पाए। अब हम 3 ऐसे और पैरामीटर की बात करेंगे जो कि डॉग फाइट में काफी मायने रखने वाले हैं। इनमें से राफेल का G लिमिट जो है वो -3.6 से लेके +11G तक हो सकता है। इसके अलावा राफेल लगभग 305 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में क्लाइम कर सकता है। अगर J10 की बात करें तो इसका G लिमिट -3 से +9G तक है और ये लगभग 300 मीटर पर सेकंड की रफ्तार में क्लाइम कर सकता है, जो कि राफेल के मुकाबले थोड़ा सा कम तो है और ये उस हिसाब से राफेल से थोड़ा पिछड़ सकता है। लेकिन ओवरऑल सर्विस सीलिंग की बात करें तो यहाँ पर जो एडवांटेजेस है वो J10 को ही मिलने वाला है। इसके बाद राफेल का विंग एरिया की बात करें तो ये लगभग 45.7 मीटर स्क्वायर के आसपास की है। राफेल का विंग लोडिंग 328 kg पर मीटर स्क्वायर है और राफेल का थ्रस्ट टू वेट रेशियो फुली लोडेड कंडीशन में 0.988 का है या ऑलमोस्ट 1 के बराबर के। अब J10 की बात करें तो इसका विंग एरिया लगभग 37 मीटर स्क्वायर है और इसका विंग लोडिंग 381 kg पर मीटर स्क्वायर है। इसके बाद इसकी थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो इसको 1.1 कहा जा रहा है, जो कि नए WS10 इंजन के साथ कहा जा रहा है। लेकिन ये जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो ये फुली लोडेड कंडीशन में या एम्प्टी वेट के साथ या 50% फ्यूल के साथ है, ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। और यहाँ पर ये जो 3 पैरामीटर के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, क्लोज रेंज की डॉग फाइट में डिसाइडिंग फैक्टर होने वाले हैं। इनमें से जिसका भी विंग एरिया ज्यादा होगा उसका विंग लोडिंग उतना ही कम होता जाएगा और ऐसा होने से एयरक्राफ्ट ज्यादा मैन्यूवरेबल होगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो राफेल का विंग एरिया J10 के मुकाबले काफी ज्यादा है और उसी हिसाब से राफेल का विंग लोडिंग भी J10 के मुकाबले काफी कम है, इस वजह से किसी भी क्लोज रेंज के एंगेजमेंट में राफेल ज्यादा टाइटर टर्न्स को ले पाएगा और राफेल का स्टॉल स्पीड भी J10 के मुकाबले काफी कम रहेगा। यानी कि किसी भी इंटेंस डॉग फाइट में जहां पर J10C स्टॉल होने लगेगा उस स्पीड के मुकाबले राफेल का स्टॉल स्पीड काफी कम रहेगा, जो कि राफेल के लिए एक बहुत ही बड़ा एडवांटेजेस होने वाला है। अब यहाँ पर थ्रस्ट टू वेट रेशियो की बात करें तो जैसे कि J10C का थ्रस्ट टू वेट रेशियो इसकी एम्प्टी वेट के साथ है, मैक्सिमम टेक ऑफ वेट के साथ ही क्लियर नहीं है, तो उसे अभी हम लोग न्यूट्रल रखने वाले हैं। वरना अगर लोडेड कंडीशन में J10 का थ्रस्ट टू वेट रेशियो 1.1 का होने वाला है तो ये उसे राफेल के मुकाबले थ्रस्ट टू वेट रेशियो के मामले में थोड़ा एडवांटेजेस जरूर देने वाला है। अब अगर इनकी वेपन्स की बारे में बात करें तो राफेल की बात करें तो इसकी प्राइमरी वेपन के तौर पर इसमें एक 30 mm का ऑटो कैनन दिया गया है, जिसमें नॉर्मली 125 राउंड्स होता है। बदले में J10 की बात करें तो इसमें एक 23 mm की गन का इस्तेमाल किया जाता है और ये एक रशियन ओरिजिन गन होता है। अब इसमें राफेल का कैनन थोड़ा सा पावरफुल तो जरूर है, लेकिन फिलहाल के लिए आजकल लड़ाई
लड़ाई में गन्स का इस्तेमाल होने की चांसेस जो होता है वो काफी कम होता है। अब इसके बाद अगर वेपन कैरिंग कैपेसिटी की बात करें तो राफेल के पास टोटली 14 हार्ड पॉइंट्स हैं। ये वो स्टेशन होते हैं जहाँ पर हम लोग वेपन को इंटीग्रेट कर सकते हैं और राफेल इन एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट की मदद से लगभग 9500 kg तक की वेपन को कैरी कर सकता है। अब J10 की बात करें तो J10 के पास 11 हार्ड पॉइंट्स हैं और इसमें J10C लगभग 6500 kg तक की वेपन को कैरी कर सकते हैं, यानी कि राफेल के मुकाबले J10 की वेपन कैरिंग कैपेसिटी लगभग 3 टन के आसपास कम होने वाली है। अब इनकी एयर टू एयर मिसाइल के बारे में बात करते हैं। राफेल में एयर टू एयर मिसाइल के तौर पर जो स्टैंडर्ड मिसाइल है वो मीटियोर मिसाइल है। इसके अलावा इसमें माइका मिसाइल को भी इस्तेमाल किया जाता है और इसकी दो अलग अलग वेरिएंट को इसमें इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें से एक रडार गाइडेड मिसाइल और एक इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और साथ ही इसमें मैजिक 2 मिसाइल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से मीटियोर मिसाइल की जो रेंज है वो फिलहाल के लिए ओपनली बताया नहीं जाता है, लेकिन इसकी जो नो एस्केप जोन होने वाली है वो लगभग 60 किलोमीटर से ज्यादा होने वाली है। तो उस हिसाब से इसकी एक्चुअल रेंज जो होने वाला है इससे 3 से 4 गुना ज्यादा होना चाहिए। और अभी अगर आप विकी पर जाके देखेंगे तो वहाँ पर मीटियोर मिसाइल की रेंज को 200 किलोमीटर बताया गया है। बाकी किसी भी BVR मिसाइल के मुकाबले मीटियोर मिसाइल की एक खास बात यह कि एक रैमजेट मिसाइल है, जबकि बाकी सभी BVR मिसाइल या तो कन्वेंशनल या डुअल पल्स टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से जब इनका बूस्टर सेक्शन खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये दोबारा स्पीड को गेन नहीं कर पाते हैं और पहले से जो मोमेंटम इनको मिला हुआ होता है उसी के भरोसे आगे ग्लाइड करते रहते हैं और इसी वजह से इनका नो एस्केप जोन काफी कम हो जाता है। लेकिन मीटियोर मिसाइल अंत तक क्रूज कर सकता है और दोबारा स्पीड को गेन भी कर सकता है और इसी वजह से इसका जो नो एस्केप जोन होता है वो बाकी किसी भी मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। इसके अलावा माइका मिसाइल की रेंज लगभग 60 से 80 किलोमीटर तक होने वाली है, जिसमें से इसका एक रडार गाइडेड वेरिएंट है और एक इंफ्रारेड गाइडेड वेरिएंट है। और मैजिक 2 की बात करें तो ये क्लोज रेंज का मिसाइल है जिसकी रेंज 20 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और ये प्योरली इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल है, जबकि माइका IRA से थोड़ा अलग है और इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिस वजह से इसको प्लेयर्स की मदद से धोखा देना इतना आसान नहीं होता है। J10 की मेन एयर टू एयर वेपन की बात करें तो इसमें PL-15, PL-12, PL-10 और PL-8 जैसे मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से PL-15 मिसाइल चाइना का सबसे बेहतरीन BVR मिसाइल है और इसे वो मीटियोर मिसाइल की स्टैंडर्ड का मिसाइल बोलते हैं। इसको लेके इनिशियली काफी सारा हाइप को क्रिएट किया गया था, लेकिन अभी हाल ही में ही जुहाई एयर शो में चाइना की तरफ से डिस्प्ले किए गए पोस्टर में PL-15 मिसाइल की जो रेंज है वो उसको 145 किलोमीटर बताया गया था, जो कि इसकी मैक्सिमम रेंज होने वाली है। तो उस हिसाब से इसकी जो नो एस्केप जोन होगा वो इससे 3 से 4 गुना कम होने वाला है, यानी कि आप मान के चल सकते हैं कि PL-15 मिसाइल की मैक्सिमम नो एस्केप जोन 35 से 36 किलोमीटर के आसपास ही होना चाहिए, जो कि काइंड ऑफ M120C7 मिसाइल की तरह होने वाली है। इसके अलावा PL-12 मिसाइल का मैक्सिमम रेंज 70 to 100 किलोमीटर तक हो सकता है। PL-10 की बात करें तो इसकी मैक्सिमम एंगेजमेंट रेंज 20 किलोमीटर तक होने वाली और PL-8 का मैक्सिमम रेंज 20 किलोमीटर तक ही होने वाली। लेकिन PL-8 के मुकाबले PL-10 मिसाइल की हाई ऑफबोर्ड एंगेजमेंट कैपेबिलिटी काफी बेहतर है और इसकी काउंटर मेजर रेजिस्टेंस सिस्टम भी PL-8 के मुकाबले काफी बेहतर है। अब जैसे कि ये दोनों शॉर्ट रेंज की मिसाइल है तो इनको विद इन विजुअल रेंज की डॉग फाइट के दौरान ही इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अभी के लिए BVR डॉग फाइट की बात करें तो इसमें मीटियोर मिसाइल की वजह से राफेल के पास एडवांटेजेस रहने वाला है। अब जरा इनकी एयर टू सरफेस वेपन्स के बारे में बात करते हैं। राफेल में एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर अपाची, स्कैल्प, हैमर, एक्सोसेट एंटीसेप मिसाइल, SMP न्यूक्लियर मिसाइल, S-30L, GBU सीरीज की बॉम्ब्स और MK-82 सीरीज की बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से अपाची मिसाइल की रेंज 140 किलोमीटर, स्कैल्प मिसाइल की रेंज 560 किलोमीटर और इसकी एक्सपोर्ट वर्जन की रेंज 250 किलोमीटर तक आसपास होने वाली है। लेकिन मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के रूल के हिसाब से ही इसकी रेंज को थोड़ा रिड्यूस किया गया है। भारत के पास ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं होने वाली, क्योंकि हम पहले से ही मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के मेंबर बन चुके हैं। हैमर मिसाइल की रेंज की बात करें तो ये लगभग 60 से 70 किलोमीटर तक होने वाली और एक्सोसेट मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज भी लगभग 70 किलोमीटर और SMP न्यूक्लियर मिसाइल की बात करें तो इसकी रेंज इसकी वर्जन को लेके 300 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो सकता है और S-30L की रेंज लगभग 11 किलोमीटर है। लेकिन भारत इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला है। बाकी इसमें अलग अलग तरह के गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। अब J10 की बात करें तो इसमें KD-88 या YJ-91 जैसे एंटीसेप मिसाइल या एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कई चाइनीज ऑरिजिन गाइडेड और अनगाइडेड बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर मेन एयर टू सरफेस मिसाइल की बात करें तो इसमें KD-88 का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी रेंज 180 किलोमीटर है और YJ-91 मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है। तो उस हिसाब से अगर स्टैंड अप वेपन की बात करें तो इसमें स्कैल्प और अपाची जैसे मिसाइल की वजह से राफेल के पास एडवांटेजेस होने वाला है, क्योंकि इनकी रेंज ज्यादा होने वाली, जो कि राफेल को बेहतर स्टैंड अप कैपेबिलिटी देने वाले हैं।
अब इनकी एवियोनिक्स के बारे में बात करते हैं। राफेल में जो रडार का इस्तेमाल किया जाता है वो RBE-2A ऐसा रडार होता है। इसकी एक्चुअल रेंज की बात करें तो ये क्लासिफाइड है, लेकिन ओपन सोर्स डाटा के मुताबिक 3 मीटर स्क्वायर के टारगेट को राफेल की RBE-2A ऐसा रडार लगभग 200 किलोमीटर से 220 किलोमीटर की दूरी से ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा राफेल में स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी मौजूद है और थेल्स के ऑप्टोनिक फ्रंटल IRST सिस्टम भी मौजूद है। अब J-10C की बात करें तो इसमें KLJ-10 सीरीज के AESA रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें 1200 के आसपास TR मॉडल होने की बात की जाती है और ओपनली चाइना की तरफ से अभी तक इस रडार की रेंज के बारे में बताया नहीं जा रहा है, लेकिन मोस्टली इसको वो APG-80 सीरीज के रडार के साथ कंपेयर करते हैं और कुछ हद तक इसको उससे बेहतर बताते हैं। तो उस हिसाब से 10 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 195 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट करना चाहिए, लेकिन जैसे कि चाइना इसे थोड़ा बेहतर बताता है और चाइना के पास अभी KLJ-7A सीरीज की ऐसा रडार भी मौजूद है जो कि KLJ-10 का ही एक्सपोर्ट वर्जन है। तो इसकी रेंज 5 मीटर स्क्वायर के टारगेट के लिए लगभग 170 से 200 किलोमीटर तक होनी चाहिए। तो हम मान के चल सकते हैं कि J-10C में जो रडार लगा हुआ है वो 5 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 170 से 200 किलोमीटर के बीच डिटेक्ट कर सकता है। और इसके अलावा J-10 में भी होंगवांग आई IRST सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है। एडिशनल एवियोनिक्स सिस्टम के तौर पर राफेल में थेल्स की डेमोक्रेटिक टारगेट पॉड, एरियोस रिकॉनेंस पॉड और टेलियोस मल्टी फंक्शन टारगेटिंग पॉड जैसे सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब J-10 में भी KJ-DC-01A टारगेटिंग पॉड, CM-802 AKG टारगेटिंग पॉड, KJ-600 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड और ब्लू स्काई नेविगेशन पॉड का इस्तेमाल किया जाता है। अभी जो एडिशनल एवियोनिक्स सिस्टम है इनको भी हम लोग बिट बाय बिट कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि वीडियो हमारा काफी लंबा हो गया है तो इनको हम फिलहाल के लिए न्यूट्रल लगते हैं, क्योंकि इनका जो इस्तेमाल होता है वो मेनली एयर टू ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर फिर भी अगर आप कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो राफेल में जो पॉड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चाइनीज पॉड्स के मुकाबले काफी बेहतर होने वाले। लेकिन फिलहाल के लिए अभी हम इसको न्यूट्रल लग के VVR डॉगफाइट के बारे में बात करते हैं। अब VVR डॉगफाइट के लिए जो 3 मेजर पैरामीटर्स होते हैं वो इन दोनों फाइटर जेट के रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल्स होते हैं। इनमें से मिसाइल को हम पहले से कंपेयर कर चुके हैं और आप सबको पता है कि मिसाइल के मामले में मेटियोर मिसाइल के पास एडवांटेजेस रहने वाला है। अब इन दोनों की रडार और IRST सिस्टम के बारे में बात करते हैं। राफेल की रडार 3 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 200 से 220 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। तो अगर ये 3 मीटर स्क्वायर की टारगेट को 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर सकता है तो ये 1 मीटर स्क्वायर की टारगेट लगभग 150 से 160 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। अब ओवरऑल लोडेड कंडीशन में J-10C का जो मिनिमम RCS होने वाला है वो 1.5 मीटर स्क्वायर के आसपास होने वाली है, जिस वजह से राफेल 160 से 170 किलोमीटर की दूरी से J-10C को डिटेक्ट कर पाएगा। इसके अलावा राफेल में जो फ्रंटल IRST या ऑप्टोनिक सिस्टम मौजूद है उसकी रेंज भी लगभग 100 किलोमीटर तक है। तो बिना रडार को ऑन किए भी राफेल J-10C को लगभग 100 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकता है और इसमें जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी काफी हद तक मायने रखते हैं। तो उस हिसाब से इसकी रेंज कुछ हद तक रिड्यूस हो सकती है। अब सवाल ये कि J-10C कितने डिस्टेंस पर राफेल को डिटेक्ट कर पाएगा। अब अगर J-10C का रडार 5 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिटेक्ट करता है तो ये 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 130 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर सकता है। लोडेड कंडीशन में राफेल का जो RCS होने वाला है वो भी लगभग 1 से 1.5 मीटर स्क्वायर तक होने वाली है। तो उस हिसाब से राफेल को J-10C भी लगभग 130 किलोमीटर के आसपास डिटेक्ट कर सकता है। अब कुछ लोग ये बताएंगे कि J-10C का रडार में ज्यादा TR मॉडल मौजूद है तो इसकी रेंज भी ज्यादा होना चाहिए, लेकिन एक बात आपको समझाना है कि रडार को पावर की जरूरत पड़ता है। भले ही J-10C के रडार में 1200 के आसपास TR मॉडल होने का दावा चाइना की तरफ से किया जाता है, लेकिन उन 1200 TR मॉडल को सफिशिएंट पावर को देने के लिए J-10C को कम से कम 160 किलोन्यूटन की थ्रस्ट की जरूरत पड़ने वाली, जबकि इसकी इंजन मैक्सिमम 140 किलोन्यूटन की थ्रस्ट को ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो VVR एंगेजमेंट में राफेल पहले J-10C को डिटेक्ट करने वाला है और राफेल के पास VVR मिसाइल के सेगमेंट में भी J-10C के मुकाबले बेहतर एडवांटेजेस होने वाली। तो एक क्लीन VVR एंगेजमेंट में राफेल के पास एडवांटेजेस होने वाला है। लेकिन अभी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम के बारे में कोई जानकारी अवेलेबल नहीं है, लेकिन राफेल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को कई बैटल में टेस्ट किया जा चुका है और इसका सर्विस रिकॉर्ड भी काफी क्लीन है, जिस वजह से इसे अब तक के सबसे बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में गिना जाता है। इसकी एक खास बात यह है कि जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं वो सिर्फ दुश्मन की रडार को जैम करने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको रडार जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमिंग के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमारी रडार जैमिंग वाली वीडियो देख सकते हैं।
जिससे आपको अच्छे समझ आ जाए कि रडार जैमिंग कैसे काम करता है। लेकिन रफाल की स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की बात करें तो इसकी एक खास बात ये है, ये एक्चुअली किसी एयरक्राफ्ट को इलेक्ट्रॉनिक स्टेल्थ को प्रोवाइड कर सकता है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिकली रफाल की रडार क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर सकता है। नॉर्मली जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं वो दुश्मन के रडार की तरफ से छोड़े गए रडार सिग्नल्स को रिप्लिकेट करके वापस भेजने लगते हैं, जिस वजह से दुश्मन के रडार में एक जैसे कई सारे सिग्नल आ जाते हैं और उनको लगता है कि वहां पर एक नहीं बल्कि कई टारगेट है, और उसमें से असली टारगेट कौन सा वाला ये उनको पता नहीं चलता। और मोस्टली जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स होते हैं ये 100 किलोमीटर या उससे कम डिस्टेंस तक भी रडार को जैम कर सकते हैं। लेकिन स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम ये सब तो कर ही सकता है, लेकिन इसके अलावा ये रफाल को इलेक्ट्रॉनिक स्टेल्थ को प्रोवाइड करने के लिए ये दुश्मन की तरफ से छोड़े गए रडार वेव्स की सेम फ्रीक्वेंसी की एक 180 डिग्री ऑपोजिट फेज की सिग्नल को छोड़ता है, जो कि टेक्निकली दुश्मन के रडार वेव को कैंसिल करने लगता है, जिस वजह से जो ओरिजिनल आरसीएस होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कम हो जाता है। और इस तरीके से स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की मदद से रफाल के रडार क्रॉस सेक्शन को लगभग 0.06 मीटर स्क्वायर तक रिड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि टेक्निकली दुश्मन की तरफ से छोड़े जा रहे रडार वेव्स को इलेक्ट्रॉनिकली कैंसिल कर दिया जाता है। और अगर ऐसा हुआ तो J-10C का रडार 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से ही रफाल को डिटेक्ट कर पाएगा, क्योंकि अगर J-10C का रडार 1 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 110 से 120 या 130 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, तो 0.1 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस पर डिटेक्ट कर पाएगा, और 0.001 मीटर स्क्वायर के टारगेट को लगभग 20 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर पाएगा। तो उस हिसाब से 0.06 मीटर स्क्वायर के टारगेट को 40 से 50 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है। अब J-10C के पास भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम मौजूद है और वो भी टेक्निकली रफाल के रडार को जैम कर सकता है, लेकिन रफाल की तरह वो इलेक्ट्रॉनिक स्टेल्थ को प्रोवाइड नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो मैक्सिमम रफाल के रडार को 60 किलोमीटर या 70 किलोमीटर तक ही जैम कर सकते हैं। तो यहाँ पर से लगभग क्लियर हो चुका है कि VVR डॉग फाइट में रफाल के पास हर तरीके से एडवांटेजेस होने वाले। स्पेशली अगर रफाल के रडार को J-10C का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जैम भी करता है, तब भी 60 से 80 किलोमीटर के बीच रफाल माइका आयर मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि एक इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल है और इसका रडार के साथ कोई लेना देना नहीं होता है। रफाल अपनी IRST सिस्टम की मदद से इसको फायर कर सकता है, जिसकी रेंज लगभग 100 किलोमीटर के आसपास की है। तो इससे फायर किए जाने पर J-10 को ये भी पता नहीं चलने वाला है कि उसके ऊपर कोई मिसाइल को फायर किया गया है। अब J-10C के पास भी IRST सिस्टम मौजूद है, इसकी डिटेक्शन रेंज लगभग 75 किलोमीटर तक होने वाली, लेकिन J-10 के पास जो PL-10 मिसाइल है यानी कि इन्फ्रारेड गाइडेड मिसाइल है वो सिर्फ शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, जबकि रफाल की माइका आयर मिसाइल की बात करें तो एक मीडियम रेंज की मिसाइल है। तो VVR रेंज में J-10 के मुकाबले रफाल के पास एडवांटेजेस होने वाला है। तो क्लोज रेंज की डॉग फाइट की बात करते हैं तो शुरू में मैंने आपको कुछ पैरामीटर्स को याद रखने के लिए बताया था, जिसमें मैंने आप सभी को विंग लोडिंग, विंग एरिया और थ्रस्ट टू वेट रेशियो के बारे में बताया था। अब इसमें जिस भी फाइटर जेट का विंग एरिया ज्यादा होगा उसका विंग लोडिंग उतना ही कम होगा, और थ्रस्ट टू वेट रेशियो बेहतर होने से और जी लिमिट बेहतर होने से फाइटर जेट उतने ही बेहतर तरीके से मैन्यूवर कर सकते थे। ऐसे में यहाँ पर क्लियर है कि रफाल J-10C के मुकाबले ज्यादा मैन्यूवरेबल होने वाला है। साथ ही रफाल का स्टॉल स्पीड भी J-10C के मुकाबले कम होने वाला है। J-10 की स्टॉल स्पीड की बात करें तो ये लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने वाली है, जबकि रफाल की स्टॉल स्पीड की बात करें तो ये बस 145 किलोमीटर पर आवर तक होने वाली है, जो कि J-10C के मुकाबले काफी कम है। इसके साथ ही अगर क्लोज रेंज की मिसाइल की बात करें तो रफाल के पास क्लोज रेंज की हिट सीकिंग मिसाइल के तौर पर J-10C के मुकाबले बेहतर मिसाइल मौजूद है, जिनकी रेंज J-10 की PL-10 मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PL-10 एक अच्छा मिसाइल नहीं है, और क्लोज रेंज की फाइट में ये मिसाइल सीरियस एडवांटेजेस को दिला सकता है, क्योंकि ये लगभग 90 डिग्री ऑफ बोर साइड एंगेजमेंट एंगल में फायर किया जा सकता है। और मर्ज होने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि हर बार रफाल जीतने वाला है, लेकिन मर्ज से काफी पहले ही रफाल की माइका मिसाइल J-10 की PL-10 को आउट परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि माइका मिसाइल की रेंज PL-10 मिसाइल के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो क्लोज रेंज के एंगेजमेंट में मिसाइल के मामले में भी और ओवरऑल मैन्यूवरेबिलिटी के मामले में भी रफाल के पास एडवांटेजेस रहने वाला है, लेकिन फिर भी J-10C एक डेंजरस ओपोनेंट होने वाली है। और स्पेशली इसकी नई हाई ऑफ बोर साइड मिसाइल यानी कि PL-10 मिसाइल की वजह से विद इन विजुअल रेंज के एंगेजमेंट में थोड़ी सी भी गलती पर भी ये रफाल को मार के गिरा सकता है। तो दोनों VVR और विद इन विजुअल रेंज की फाइट में रफाल के पास एडवांटेजेस तो रहने वाला है, लेकिन फिर भी J-10 एक बहुत ही खतरनाक ओपोनेंट होने वाली है। और एडवांटेजेस का मतलब ये भी नहीं है कि फाइट होने में हमेशा रफाल ही जीतने वाला है। एडवांटेजेस का मतलब ये है कि हमारे पास J-10C के मुकाबले कुछ पॉजिटिव पॉइंट मौजूद है, जो कि आगे चल के
फाइट के दौरान हमारी जीतने को चांसेस को बढ़ाने वाले हैं। जिसके बाद मल्टी रोल कैपेबिलिटी की बात करें तो इसके बारे में भी हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके थे, जिसमें इन फाइटर जेट्स की रेंज, वेपन कैरिंग कैपेसिटी और स्टैंडर्ड वेपन के मामले में राफेल के पास J-10C के मुकाबले बेहतर वेपन मौजूद थे। तो इस सेगमेंट में भी राफेल के पास एडवांटेजेस रहने वाला है और इस सेगमेंट में हम लोग राफेल को क्लियर विनर बता सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हो जाए इन सब चीजों में J-10 राफेल को मैच नहीं कर सकता है। तो ये थी राफेल और J-10 के बीच एक कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद है कि अभी तक आपको आइडिया लग गया होगा कि राफेल और J-10C में अगर फ्यूचर में फाइट होता है तो किस फाइटर जेट के पास एक दूसरे के मुकाबले बेहतर एडवांटेजेस मौजूद होंगे, या अगर इनमें फाइट हुआ तो इन दोनों फाइटर में से कौन से फाइटर जेट की जीतने के चांसेस ज्यादा होने वाले। तो अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।